हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप कि आपने आज की जो FST थी 908 उसको अटेम्प्ट किया होगा। पेपर सारे यूजुअल हैं बायोलॉजी के। जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो काफ़ी सिंपल और जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का उसी ट्रेंड पे है। तो आइए हम आपको एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जो क्वेश्चन कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उन पे थोड़ा सा मैं कम टाइम दूँ। जिन पे एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ चीज़ें खास हैं जहाँ आप गलती करते हो, वहाँ पे मैं चीज़ों को कुछ इम्प्रूव करने की या आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन आप उठा करके देखिए तो बिल्कुल सिंपल और कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमीट विद द एग सेल रिजल्ट्स इन। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक फ्यूज़न होता है कहाँ से बच्चों? एग सेल से, और दूसरा वाला फ्यूज़न होता है ये पोलर न्यूक्लियाई से। एग सेल से जो फ्यूज़न होता है उसको आप बोलते हो फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। ये बनाता है आपका जाइगोट, और जाइगोट आपको पता ही है ये डिप्लॉयड होता है 2n। दूसरा वाला जो फ्यूज़न होता है वो पोलर बॉडी से होता है, ये बनाता है एंडोस्पर्म, और ये आपका होता है 3n। इन दोनों को एक साथ आप बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें अगर मैं आपसे आंसर चूज करने के लिए कहूँ तो जो रिजल्ट बनेगा सेल्स वो होगा डिप्लॉयड जाइगोट। आप सबने मुझे लगता है क्वेश्चन सही किया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पॉलीएम्ब्रियोनी। ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है यार। तो पहला वाला अगर आप देखें, इट रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल कॉटिलिडन इज द एम्ब्रायो। बिल्कुल गलत है, ये नहीं सही है बात। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल एम्ब्रायोज फ्रॉम द सिंगल फर्टिलाइज्ड एग। ये बात भी गलत है। थर्ड है, इट अकर्स ओनली इन द अल्बुमिनस सीड सच एज व्हीट एंड राइस। ये बात भी गलत है। फोर्थ ले दे के फोर्थ ही बच रहा है तो यही सही होगा। पहले टिक कर लेते हैं फिर समझ लेते हैं। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द डिवीजन ऑफ न्यूशेलर आर इन टेगुमेंट सेल्स टू फॉर्म एडिशनल एम्ब्रायोज। ये आपने पढ़ा होगा, इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है, मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स। कई बार ये पूछा गया है क्वेश्चन। इनमें कॉमन होती है पॉलीएम्ब्रियोनी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। ओके बच्चों, ये थर्ड वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। थोड़ा देखने में लेंदी जरूर लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। ये जो वाइलवेट होता है, वाइलवेट वाला होता है सेकेंड। जो ट्विस्टेड वाला होता है ये मार्जिन्स होते हैं जो सेपल्स के, वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे। और जो इम्ब्रिकेट वाला होता है ये होता है फोर्थ में। और जो वेक्सिलरी है ये ओवर हैंगिंग सेपल्स या पेटल के मार्जिन्स हैंग करती हैं। तो अगर आप इनको मैच कराएं तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा ये करेक्ट होगा। ये आपको मॉर्फोलॉजी रिवाइज करनी पड़ेगी कायदे से। एन इन्फेक्शन प्रोटीनेशियस पार्टिकल डिवाइड ऑफ न्यूक्लिक एसिड विल बी कॉल्ड एज। बहुत मशहूर क्वेश्चन है ये कि प्रोटीन ही इन्फेक्शियस हो जाती है, आपने पढ़ा होगा प्रियॉन। इस पर नोबेल प्राइज भी गई है। इस पर ना डीएनए होता है ना आरएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं और इनमें मल्टीप्लाई करने के और इन्फेक्शन काज करने की प्रॉपर्टी होती है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है आपने पढ़ा होगा मैड काऊ डिजीज। मैड काऊ डिजीज। जिस साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है प्रियॉन की डिस्कवरी के साथ तो उनका नाम आपको पता होगा, ब्रिशनर। तो मुझे लगता है आप देखते हैं इसको सही किए होंगे। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज इनकरेक्ट। ये ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछ रहा है तो इस पे जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं मैक्सिमम वो कंसीडर करके उनको कोड किया जाता है और कंप्यूटर में उनके डाटा को प्रिपेयर किया जाता है। तो अगर आप पहला वाला देखें तो इसका जो
क्वांटिफिकेशन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, ये सही है। गिव्स इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल कैरेक्टरिस्टिक एंड डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द होमोलॉगस एंड एनालॉगस, ये भी सही है। इट रियलाइज सोली ऑन जेनेटिक डाटा एंड मॉलिक्यूलर मार्कर्स, ये बात गलत है। इसमें जो है इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता, तो इसका जो आंसर है बच्चों वो थर्ड वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर इज करेक्ट फॉर द सोलेनेसी फैमिली। सोलेनेसी फैमिली को अगर आप ध्यान से पढ़े हों तो उसमें एक चीज़ होता है कि आपको दो चीज़ें पहचानने आनी चाहिए कि जो एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशंस पाई जाती है वो किन किन फैमिली में पाई जाती है। तो एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं वो होते हैं सोलेनेसी में, सोलेनेसी फैमिली में, ब्रैसिकेसी में, ब्रैसिकेसी में, और तीसरी जो होती है वो होती है लिलिएसी में। तो आपसे वो सोलेनेसी की बात कर रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए। याद करने के तरीका बचपने से हम लोग डेवलप किए थे पर तैयारी के दौरान से। एक्ट्रेस सोनाली ब्रेसलेट ले ले, तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो एक्टिनोमॉर्फिक के दो ऑप्शन है, एक है आपका थर्ड वाला और दूसरा है सेकेंड वाला। नेक्स्ट एक कंडीशन से आप पकड़ सकते हैं कि एपिपेटेलस जो कंडीशन होती है, एपिपेटेलस जिसमें एंड्रोसियम और के बीच में एरो लगा होता है, उसको बोलते हैं एपिपेटेलस कंडीशंस। इसको याद करने का बड़ा फनी सा तरीका आप यूज़ करते आए होंगे, लालू MSc। तो यहाँ पे जो एस है बच्चों वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी के केस में भी एपिपेटेलस कंडीशन पाई जाती है। तो एपिपेटेलस देखो यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर बच्चों थर्ड हुआ। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको बार बार रिवाइज करने चाहिए प्लांट मॉर्फोलॉजी से, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इसको ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रोसोफिला एंड गार्डन पे फेवर्स देम एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इन जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। ये पूछ रहे हैं कि दोनों में कौन कौन से फीचर ऐसे हैं कि जो इसको फेवर करते हैं कि एज ए जेनेटिक मटेरियल इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सके। तो हैविंग शार्ट लाइफ, ये तो आप जानते ही होंगे। प्रेजेंस ऑफ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, बहुत इजिली उनके मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर को आप देख सकते हैं ड्रोसोफिला में भी और गार्डन पी में भी। और जो थर्ड वाला है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज इन अ सिंगल मेटिंग, ये बात भी सही है, एक बार में ढेर सारी प्रोजेनी तैयार होती हैं। तो साथ में ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चंस को पढ़िए पहले आप ध्यान से। कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट्स। इसमें ये असर्शन दे रहे हैं कि जो पेडिग्री एनालिसिस है इज यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रेट इन ह्यूमन फैमिलीज। तो असर्शन तो इसका करेक्ट है, सही है, ट्रू है, मतलब करेक्ट। रीजन है चॉइस मेटिंग आर नॉट पॉसिबल इन ह्यूमन। ये पढ़ा होगा आपने कि ह्यूमन के केस में जो सेलेक्टिव मेटिंग है या चॉइस मेटिंग वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये आर वाला सही है, तो आप इसमें चूज करिए। आर भी सही है और इसका असर्शन भी सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका जो आंसर हुआ बच्चों कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, एट विच स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन इज द सेल सोन इन द गिवन फील्ड। ये दिखा रहे हैं कि जो डायग्राम दिया गया है ये इसमें जो सेल्स है वो किस स्टेज में है। तो आप देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है बच्चों ये डिसइंटीग्रेट हो रही है और जो क्रोमोसोम्स हैं कंडेंस हो रहे हैं।
और न्यूक्लियोलस गायब हो गया है। तो इस तरीके के फीचर्स जब आप सेल को ऑब्जर्व करो और आपको दिखाई पड़े, तो ये आपको देखने को मिलते हैं लेट प्रोफेज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन। एक बार ध्यान से पढ़िए इनको, ये भी बड़े मशहूर और कॉमन है, कई बार पूछे गए। डायटम्स आर सोन पर्ल ऑफ द ओशन ड्यू टू देयर यूनिक सेल वॉल। तुरंत माइंड में ये बात आनी चाहिए कि डायटम्स की जो सेल वॉल है वो किस चीज़ को लेकर के यूनिक होती है। आपने पढ़ा होगा कि इनमें सिलिका पाई जाती है। कुछ नहीं करना है, बस सीधे सीधे आप जो सिलिका है वो ढूंढ लीजिए। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन, गलत हो गया। दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, गलत हो गया। दे आर प्राइमरली फाउंड इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड लैक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, गलत हो गई बात। ले देखिए 4th बन रही है, देखिए इसमें ये आंसर है, सिलिका पड़ा हुआ। तो ये 10 का बच्चों कौन सा हुआ? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ये प्लांट के एनाटॉमी से है, टिश्यूज से। सेल को अगर आप देखें तो 3 तरीके के जो टिश्यूज हैं, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये रिपीटेड है क्वेश्चन सारे, कई बार पूछे गए हैं। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में बच्चों जब आप टिश्यूज देखेंगे ना तो उनमें सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, बेस्ट तरीका होता है पहचानने का। यहाँ पे कहीं भी आपको सेल के बीच में जो है स्पेस नहीं दिखाई दे रहा होगा, सारी सेल्स एक दूसरे का एडजेसेंट है और डिपोजिशन लग रहा है थोड़ा बहुत। तो पैरेनकाइमा तो हो नहीं सकता, ये कोलेनकाइमा है। स्क्लेरेनकाइमा बिल्कुल अलग सी होती है, डेड सेल्स होती है, साइटोप्लाज्म जो है बिल्कुल गायब होते हैं। तो इसका जो आंसर है 11th में वो है 2nd, दैट इज कोलेनकाइमा। एक बार फिर से देख लीजिए इसको ध्यान से। नेक्स्ट है आपका 12th। इन ट्रांसक्रिप्शन, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। इन ट्रांसक्रिप्शन पहला ये दे रहे हैं कि न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट आर यूज्ड एज सबस्ट्रेट, सही है बात। mRNA is formed in a template independent fashion. Second, the rule of complementary is applicable. Third, helix is opened by helicase. 12th, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इसको करेक्ट करिए। तो इसमें अगर आप देखेंगे चीज़ों को तो इसमें जो फर्स्ट है और थर्ड ये सही है, बाकी रिमेनिंग जो दोनों हैं वो गलत। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड इज इनकरेक्ट। डाइकॉट सीड में अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो कौन सी चीज इनकरेक्ट है? द सीड, ध्यान देना, इनकरेक्ट पूछा जा रहा है बच्चों, करेक्ट नहीं। सीड कोट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, 2 लेयर होते हैं, टेस्टा टेगमेन, ये आपको याद होगा। द हिलम इज स्कार, सीड पे जो स्कार होता है उसको हिलम बोलते हैं और ये मार्कर होता है कि उसी पोजीशन से जो सीड है वो प्लेसेंटा से अटैच था ओवरी वाल से। ये भी सही है, सेकंड वाला और फर्स्ट वाला। द माइक्रोपाइल इज द स्मॉल पोर सीड कोट दैट अलाउज द वाटर एंट्री ऑफ वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन, बिल्कुल सही बात है। वाटर की एंट्री और गैसियस एक्सचेंज के लिए माइक्रोपाइल का इस्तेमाल होता है। द एंडोस्पर्म is the primary store tissue in the mature dicot seed providing nourishing to the developing embryos। ये 4th वाला बच्चों इनकरेक्ट आपको चूज करना है, ये 4th वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, ये भी कई बार पूछा गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। जाइलम और फ्लोएम अगर बच्चों साथ साथ पाए जा रहे हैं, उनके बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओपन टाइप, मतलब दोनों के बीच में कैम्बियम है, ओपन टाइप।
और चूंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही साथ एक रेडियस पे पाए जा रहे हैं, एक साथ पे एक रेडियस पे पाए जा रहे हैं, तो इनको एक साथ अगर प्रेजेंट है तो कंजॉइंट बोलते हैं। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 के बाद 15 में फ्लैजिलेटेड स्टेज विल नॉट बी सीन इन द लाइफ साइकिल। ये बच्चों फर्स्ट वाला इसका आंसर होता है। एल्गा जाकर के एक बार स्टडी करिएगा, कंपैरेटिव जितने हैं आपके सिलेबस में, वहाँ से स्पर्म की क्या कंडीशंस हैं, जो स्पोर्स हैं, कहाँ पे फ्लैजिलेटेड हैं, कहाँ पे नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, वो आप जानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, ध्यान से पढ़िए। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। असर्शन है इसका, ड्यूटेरोमाइसीट्स आर कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेज इज नॉट ऑब्जर्व। ये बात तो सही है कि जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं फंगस में, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इस वजह से इनको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। इसके बाद है ड्यूटेरोमाइसिट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू कोनोडिया एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर आर नॉट एट डिस्कवर्ड। बिल्कुल सही, और मुझे लगता है ये पहला वाला सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, पढ़िए ध्यान से। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। ये पूछ रहे हैं कि जो जीनोगैमी होती है, जो एलोगैमी है बच्चों, एलोगैमी में आपने देखा होगा कि दो चीजें होती हैं, एक होती है जीटेनोगैमी और दूसरा होता है जीनोगैमी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जीटेनोगैमी क्या होता है बच्चों? एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में फर्टिलाइजेशन हो जाना, ये होता है जीटेनो। और जीनोगैमी क्या होती है कि अलग अलग दो प्लांट के बीच में दो फ्लावर हैं, उनके बीच में पॉलिनेशन होना। ठीक है, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या है? असर्शन है इन जीनोगैमी का मीन्स ये वाला, pollen grain transferred from the anther of one plant to the stigma of another plant of a different species। नहीं यार, स्पीसीज तो सेम ही रहेगी, स्पीसीज डिफरेंट थोड़ी हो जाएगी, अलग अलग स्पीसीज के बीच में फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? तो पहला वाला हो गया आपका गलत। और रीजन इसका क्या है? नेक्स्ट वाला क्या है? जीनोगैमी रिजल्ट्स in genetic variation as it involve the fusion of the gametes from different individuals. R is correct, A is false, but R is true. Next question है बच्चों 18। question, which of the following best define the differentiation? डिफरेंशिएशन का मतलब समझिए, जैसे अगर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और उसने किसी सेल्स को जन्म दिया, ए ने मान लो बी को जन्म दिया, और डिफरेंशिएट होने के बाद इस बी वाली सेल ने स्पेसिफाइड हो गई और इसमें जो डिवीजन की प्रॉपर्टी थी वो लॉस हो गई। ठीक है, नेक्स्ट अगले स्टेप में अगर ये सेल्स फिर से इसमें मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाए और ये डिवाइड करने लगे तो इसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। अब इस चीज को पढ़िए और इसका आंसर तलाशिए कौन सा है। द फेनोमेना वेयर differentiated cells regain the capacity to divide and form new meristematic tissues. Second is correct. पढ़िएगा आप सारे ऑप्शंस कायदे से। नेक्स्ट है आपका 19 में बच्चों आपने पढ़ा होगा, ये रटा रटाया क्वेश्चन है।
19 के बाद फिर अपने आते हैं 20 में। 20 में है द सेल मेम्ब्रेन इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन्स। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स अरेंज्ड इन ए bilayer. Regarding the structure and arrangement of the lipid in the membrane, phospholipids are arranged with the hydrophobic head facing the outer side. नहीं, ये बात गलत है। आप अगर जो फैट होते हैं उनको देखें, बायोलिपिड जो लेयर बनती है, तो जो हेड साइड होता है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ का मतलब वो वाटर साइड को फेस करेगा, तो वो हाइड्रोफोबिक नहीं होते, वो हाइड्रोफिलिक होता है। तो सेकेंड वाले में पढ़िए, फास्फोलिपिड्स आर अरेंज्ड इन ए बाइलेयर विद पोलर हेड्स टुवर्ड्स द आउटर साइड, हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड्स द इनर साइड। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर भी यही। 20 के बाद नेक्स्ट है 21। 21 क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का जो फर्स्ट है कह रहे हैं कि आइडेंटिफाइज क्रोमोसोम्स एज द कैरियर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये बात सही है। वॉज गिवन बाय सटन एंड बावरी। बिल्कुल, इन्होंने इस थ्योरी को दिया था। तो इसका हुआ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। नेक्स्ट है 22। 22 में Mendel's success was largely due to his choice of the garden plant. For his experiments, the advantages of using this plant includes presence of easily observable contrast trait for many characters. बिल्कुल सही। It was possible to control pollination, क्योंकि प्लांट छोटा था पी प्लांट, तो उसमें पॉलिनेशन को कंट्रोल करना इजी था। तो सेकंड भी सही है। ए लार्ज नंबर ऑफ सीड कुड बी प्रोड्यूस्ड एंड स्टैटिकली एनालिसिस वाज देयरफॉर मोर एक्यूरेट। थर्ड वाला भी सही है। ए लॉन्ग जनरेशन टाइम मीन्स एक्सप्रेशन ऑफ ऑल ट्रेट्स कंप्लीटेड। ये भी सही है। फोर्थ इनकरेक्ट है, लॉन्ग टाइम नहीं लगता है। टाइम का जो ड्यूरेशन है वो कम होता है। मेनी ऑब्जर्वेबल, फिफ्थ वाला जो है, ट्रेट्स वेयर कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन्स। ये बात भी सही है। तो ये देखते हैं इसमें कौन कौन सा सही है। इसमें फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, थर्ड सही है और फिफ्थ सही है। ये 22। नेक्स्ट है बच्चों 23। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। द यूज ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स टोटली एलिमिनेट द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स बाय ऑर्गेनिक फार्मर। ये गलत बात है। इन ऑर्गेनिक फार्मिंग द पेस्ट आर कंप्लीटली एलिमिनेटेड बाय द बायो कंट्रोल। ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है बच्चों क्या सही है? पहला भी और दूसरा दोनों गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। केल्विन साइकिल अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये बात सही है। एटीपी एंड एनएडीपीएस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस आर यूज्ड इन द केल्विन साइकिल। ये भी सही है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द केल्विन साइकिल। ये बात गलत है। केल्विन साइकिल में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। तो इसमें कौन कौन से सही है बच्चों? फर्स्ट सही है और सेकंड सही है, मतलब पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 25। 25 में देखते हैं स्टडी द गिवन फिगर। अच्छा, ये बड़ा मशहूर क्वेश्चन है यार। इसको आपको याद करने का तरीका है कि अगर फिम्बरी जैसा स्ट्रक्चर दिखे बच्चों, फिम्बरी अगर आप फीमेल में फैलोपियन ट्यूब देखें तो उसका जो लास्ट
इंड होता है, फिमरी जैसा दिखता है। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये मेल का स्ट्रक्चर नहीं है भाई, ये फीमेल का है, पहली चीज। और जो फीमेल का स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं आर्चिगोनियोफोर, पूछा गया है ये कई बार, ये वाला। और जो यहाँ पे कप्स दिखाई पड़ते हैं इनको बोलते हैं जेमा कप्स, जेमा कप्स। आइए देखते हैं। तो इज द मेल, पहले से तो गलत हो गया बात। एंथेरिडियोफोर ये कह रहे हैं कि ए वाला जो है ये एंथेरिडियोफोर है, एंथेरिडियोफोर नहीं है बच्चों, ये आर्चिगोनियोफोर है। एंड बी इज जेमा कप, जेमा कप तो है बट ये बी ऑप्शन एंथेरिडियोफोर की वजह से गलत हो जा रहा है, तो पहला भी गलत है और दूसरा मतलब बी वाला भी गलत है। तो इन्होंने पूछ रखा है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, नाइदर ए नॉर बी, कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत हैं। डायग्राम कलरफुल होना चाहिए था, है नहीं, आप बुक में देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 को बच्चों अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई प्लांट सेल कैन नॉट अंडरगो साइटोकाइनेसिस थ्रू क्लीवेज फरो फॉर्मेशन। अच्छा, ये आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा बच्चों। सेल डिवीजन में सेल बनने के बाद, जब न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद अगला स्टेप होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो बच्चों प्लांट में और एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। प्लांट में आपने पढ़ा होगा क्या बनता है, सेल प्लेट बनता है, सेल प्लेट, और एनिमल में बनता है सेल फरो। सेल फरो में जो डिप्रेशन होता है सेल्स में वो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि जो एनिमल सेल्स हैं बच्चों उनमें सेल वॉल नहीं होती, तो पेरीफेरी से सेंटर की तरफ जो डिप्रेशन है दो सेल को सेंट्रीपिटल, वो इजी हो जाता है। बट प्लांट सेल में चूंकि सेल वॉल भी प्रेजेंट है तो उसमें पेरीफेरी से सेंटर की तरफ डिप्रेशन ना हो करके सेंटर से पेरीफेरी की तरफ होता है। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है जो एक्सटेंड करता है फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी, उसको बोलते हैं सेल प्लेट। तो 26 में आप देखिए कौन सी बात सही है। प्लांट सेल हैव अ रिजिड सेल वॉल, बिल्कुल सही। और इसी रिजिड सेल वॉल की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी जो पिंचिंग अंदर की तरफ नहीं हो पाती, मतलब अंदर की तरफ डिप्रेशन नहीं हो सकता। सेकंड वाला ही सही है, आगे दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 27 पूछ रहे हैं ये कि एक प्लांट है ग्रोइंग इन शेडेड एरिया, डेवलप लार्जर ब्रॉडर लीव्स। कहाँ पे ये ग्रो कर रहा है? शेडेड, मतलब जहाँ पे लाइट कम आ रही है। तो ये इसका एडॉप्टेशन होगा कि अपनी लीफ की साइज को बढ़ा लेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को कैप्चर कर पाए। While the same species in direct sunlight has a smaller and thicker leaves. What does the phenomena best illustrates? Genetic variation with the plant population? नहीं. Mutation induced adaptation for survival? No. Hormonal imbalance caused by the light intensity? ये भी नहीं सही है। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी पढ़िएगा। ड्यू टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, इन्वायरमेंट के इफेक्ट से प्लांट का जो फिनोटाइप है वो मॉडिफाइड हो जाता है। इस वजह से इसका जो आंसर होगा 27 का वो होगा 4th। देन नेक्स्ट वन है 28 को आइए पढ़ते हैं। Which of the following statement best reflect the contribution of Rudolf Virchow to the cell theory? Rudolf Virchow ने सेल थियरी में क्या चीज़ जोड़ा था? उन्होंने ये बताया था कि जो कोई भी सेल बन रही हैं वो पहले से बनी हुई किसी सेल से ही बनती हैं।
तो इसमें कौन सा है ऑप्शन? ही प्रपोज दैट द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, नहीं ये इनका कंट्रीब्यूशन नहीं था सेल थ्योरी में। ही कंक्लूडेड दैट सेल्स अराइज ओनली फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से जो सेल बनी हुई हैं उन्हीं से किसी नए सेल का फॉर्मेशन हो सकता है। ये बर्चाउ का पॉइंट था जो उन्होंने ऐड किया था सेल थ्योरी में, श्वाइडेन और श्लान के। नेक्स्ट है बच्चों 29, एंड 29 में आप देखिए क्या क्या करना भाई। अच्छा सारे साइंटिस्ट का ही नाम पूछा है, इसको तो यार आपको रटना ही पड़ेगा। 29 में जो रटना है बच्चों वो है साइंटिस्ट का नाम। तो साइटोकाइंस में की जो डिस्कवरी करी है वो करी है, साइटोकाइंस की डिस्कवरी थी स्कूप साहब ने। इथाइलिन की जो डिस्कवरी करी है वो है कजिन, और जिब्बरलिन की डिस्कवरी जो किया था वो किया था कुरशोवा ने। तो 29 के बाद है आपका 30। राइबोसोम्स के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सी बात सही है। सारे कॉमन क्वेश्चन हैं, इनमें क्या बिना मतलब ज़्यादा टाइम लगाना। राइबोसोम्स आर फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, बिल्कुल गलत बात है, दोनों में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बिल्कुल गलत है, मेम्ब्रेन नहीं होता, नाइकेड होता है। राइबोसोम्स आर फाउंड बोथ, दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, याद करिए 70S टाइप और 80S टाइप। और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में भी पाए जाते हैं 70S टाइप के। तो इस तरीके से आपका ये थर्ड वाला आंसर सही है। 31 पे आते हैं। 31 पे क्या पूछ रहे हैं? इन्होंने दो स्टेटमेंट दिया और ये आपसे पूछ रहे हैं कि जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो बता रहे हैं कि फोटो सिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब लाइट एट वेवलेंथ ऑफ 700। आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वाला होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ के लिए वर्क करता है, और जो फोटो सिस्टम सेकेंड होता है बच्चों ये 680 नैनोमीटर के लिए काम करता है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट एब्जॉर्ब लाइट एट ए वेवलेंथ ऑफ 680, गलत, मतलब ये दोनों गलत है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट इज करेक्ट, गलत। फर्स्ट इज करेक्ट, गलत। फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, ये भी गलत। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट, सो फोर्थ वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं 32। 32 पे बच्चों बिल्कुल रटे हुए एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। जो बेसिडियोमाइसीट्स होते हैं, बेसिडियोमाइसीट्स, जिसमें आपने पढ़ा होगा एगेरिकस, अस्टिलेगो, ये 3 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कई बार पूछे गए हैं भाई एग्जाम में। देन है पक्सीनिया, बड़े मशहूर हैं। एगेरिकस को आप मशरूम कहते हैं, अस्टिलेगो को ही स्मट बोलते हैं ये, और पक्सीनिया को रस्ट बोलते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए। पूछ क्या रहे हैं? रस्ट एंड स्मट फंजाई, रस्ट और स्मट फंजाई ये पूछ रहे हैं कि कौन सी फंगस के ग्रुप के हैं। तो ये हैं आपके बेसिडियोमाइसीट्स। 32 के बाद आइए देखते हैं 33। 33 में आपको बच्चों पहचानना है कि जो गिवन फिगर है, ये पहली बात तो ये पहचानो कि रूट का है कि स्टेम का है। तो डायग्राम थोड़ा सा ब्लर्ड दिख रहा है, पहचानने का तरीका देखो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। रूट को याद करने का तरीका होता है रेडियल। इस पे जो जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं वो अलग अलग रेडियाई पे पाए जाते हैं। किस पे? रूट पे। रूट पे रेडियल अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का। और अगर ये मोनोकाट का है, डाई काट का है, तो इसमें जो जाइलम फ्लोएम की जो स्ट्रिप्स होती हैं
वो होती हैं लगभग 4 to 6, और अगर ये मोनोकाट है तो मोर देन 6 होती हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन, चूँकि डायग्राम क्लियर दिख नहीं रहा है इस पर तो आप देख नहीं पाओगे, आपका पेपर हो सकता है ज़्यादा क्लियर हो, तो एनसीईआरटी पे भी ये डायग्राम दिया गया है, वहाँ से देखिएगा। 33 का जो ऑप्शन है वो है सेकंड। अब नेक्स्ट देखते हैं 34। कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट आपको देखने हैं। टुडे डीएनए फ्रॉम ए सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंट। बिल्कुल सही। अगर आपको अमाउंट कम मिलता है डीएनए का तो उसके लिए आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू डीएनए की एक कॉपी को आप पॉलीमराइज करके लाखों करोड़ों अरबों कॉपियों में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? द सेंसिटिविटी ऑफ टेक्निक हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द यूज ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये वाला जो ऑप्शन है 34, फोर्थ वन इज करेक्ट। ये दोनों बातें सही हैं कि सेंसिटिविटी भी इसकी इन्हांस हो जाती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की वजह से। नेक्स्ट आइए देखते हैं, व्हाट वुड नॉट बी ए सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस इसमें से कौन सा नहीं है? इट इंश्योर्स ग्रोथ एंड रिपेयर। ध्यान देना, नॉट पता करना, रिपेयर टिश्यू इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये बात सही है, रिपेयर और ग्रोथ के लिए जरूरी होता। इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट across the generation. It maintains the chromosome number constant across the generations. ये बात गलत है। जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम का नंबर मेंटेन करने के लिए जो चीज़ जिम्मेदार है वो होती है मियोसिस। आपने पढ़ा होगा। इट इंट्रोड्यूस जेनेटिक वेरिएशंस थ्रू क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल गलत बात। ये बात कर रहे हैं माइटोसिस में। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, मियोसिस में होता। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो ऑप्शन सही है बच्चों, कौन सा सही है? थर्ड। आपको गड़बड़ वाला पकड़ना है। 35 के बाद है आपका 36। प्रोफेज 1 में ये पूछ रहे हैं मियोसिस फर्स्ट विथ दियर के इवेंट। लेप्टोटीन में क्या होता है बच्चों, जो क्रोमोसोम होते हैं वो कंडेंस होते हैं। तो इसको आप लेप्टोटीन में देखिए, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम। जाइगोटीन में क्या होता है, जो होमोलॉगस पेयर होते हैं वो पेयरिंग करते हैं और साइनेप्स बनाते हैं। पैकीटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। डायकाइनेसिस में टर्मिनेशन ऑफ कियास्मेटा होता है। तो 36 में अगर आप आंसर को इसमें चूज करें तो कौन सा होगा? 36 इज फोर्थ। नेक्स्ट आइए, इन द Verlest-per logistic model of population growth, the determinant which increases as the population increase towards the carrying capacity will be। ये आपने यार एक फार्मूला पढ़ा होगा, dn/dt। इसमें था आपका b-d, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाइड बाय n। ये तो इसका जो आंसर निकल के आता है कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जो होती है वो n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो n भी बढ़ेगी। देन नेक्स्ट, कंसीडर द गिवन 2 स्टेटमेंट। पहला है, इन द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इटसेल्फ अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी। ये बात सही है।
इसके बाद जो इसका रीजन है वो दे रहे हैं, इफ टू सच चार्ज tRNA आर ब्रॉट टुगेदर एनफ द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम वुड बी फेवर्ड एनर्जेटिकली। तो ये बात भी सही है। इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं? दैट इज फोर्थ वन। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्टली एक्सप्लेन द ए। 38 के बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो है 39। 39 में क्या पूछ रहे हैं? बड़ा मशहूर सा यार ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ये देखिए, वर्ल्ड का मतलब होता है चक्राकार। कोई नोड हो मान लो, और इस नोड पे बिल्कुल चारों तरफ लीव्स निकली हों, तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको वर्ल्ड बोलते हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल विद डायग्राम है ये। एलेस्टोनिया कई बार पूछा गया, आपको पता होना चाहिए, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए टिप पे। नेक्स्ट है 40। 40 को एक बार देखिए ध्यान से। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। दो जो स्टेटमेंट हैं उनको आप पढ़िए। अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लाइक ओपेरॉन इज प्रेजेंट इन द ई कोलाई सेल एट ऑल द टाइम। ये बात सही है कि थोड़ा मोड़ा जो एक्सप्रेशन है वो ऑलवेज चलता ही रहता है इस ओपेरॉन का। इसके बाद इसका जो रीजन है, लैक्टोज कैन इंटर द सेल ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोज। ये बात गलत है। एंट्री होती है जो परिमेज एंजाइम होता है उसकी वजह से। तो इसको अगर देखें तो आप कौन सा आपको सही मिल रहा है? ए वाला तो ट्रू है और आर वाला जो है वो फॉल्स है। तो कौन सा आंसर सही हुआ बच्चों? थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं 41। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन include a series of protein complexes, very good, and mobile electron carriers. Which of the following is a mobile electron carrier within the mitochondrial membrane? इसका बिल्कुल रटा रटाया एग्जाम होता है, सॉरी आंसर होता है कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है चारों में से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो मोबाइल होता है, मतलब जिसकी जो पोजीशन है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे फिक्स नहीं होती है। तो ये यूवी क्यूनोन या कोएंजाइम क्यू। नेक्स्ट है 42। 42 पे बच्चों देखते हैं, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट, ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूसेस अ नेट गेन ऑफ 4 ATP। ये तो गलत है। ग्लाइकोलिसिस अगर आप पूरी देखें तो शुरू में पहले 2 ATP लगाना होता है, फिर 2NADH2 का गेन होता है। इतना तो लॉस होता है, पहले इतना आप लगाओगे, और 4 ATP का गेन होता है। अगर ये एरोबिक हो जाए तो इससे आपको 6 ATP मिल जाते हैं, और ATP के फॉर्म में डायरेक्ट जो ATP मिलते हैं ग्लाइकोलिसिस में वो मिलते हैं 4। तो टोटल अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 10 ATP। और चूँकि 2 का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हो चुका होता है ग्लाइकोलिसिस के इनिशियल स्टेप में, तो नेट आप निकालेंगे तो 10 में से 2 को जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8, सॉरी 10 - 2 = 8 ATP का नेट गेन होता है अगर एरोबिक हो जाए ग्लाइकोलिसिस। तो ये कह क्या रहे हैं कि 4 ATP मॉलिक्यूल का नेट गेन होता है, ये बात गलत है। द लिंक रिएक्शन कनेक्ट्स ग्लाइकोलिसिस विद द क्रेब्स साइकिल। तो ये बात बिल्कुल सही है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, फिर ये पायरुविक एसिड इंटर करता है लिंक रिएक्शन के थ्रू क्रेब्स साइकिल में। ठीक है, तो सेकंड वाली बात तो सही है भाई, फर्स्ट वाली गलत है। NADH, FADH आर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। ये थर्ड वाला क्या है? सही है। अब अगर आप इसमें ऑप्शन चूज करेंगे तो कौन से ऑप्शन सही होंगे? ओनली सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, दैट इज थर्ड वन।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 43 का क्वेश्चन है जो क्रॉन्स एनाटॉमी है, ये स्पेशलाइज्ड लीफ एनाटॉमी सीन इन C4 प्लांट। वेरी गुड, ये बात तो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस एनाटॉमिकल फीचर? प्रेजेंस ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। अगर डायग्राम को याद कर पा रहे हो तो जो पहली वाली लाइन है बिल्कुल उसके अरेंजमेंट पर है सेल्स के। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन गार्ड सेल, गलत बात है। प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा इन बोथ सरफेस, कोई लेने देना नहीं इस बात का वहाँ से। प्रेजेंस ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ मेसोफिल सेल, ये भी गलत बात है। तो इसका जो आंसर करेक्ट हुआ कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है 44। प्लाज्मिड डीएनए इज कॉमनली यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन with foreign DNA. What role does plasmid DNA play in this process? It integrates the bacterial genome to alter genetic traits. Bacterial genome के साथ नहीं होता, ये बात गलत है। It helps to modify the bacterial structure to enhance survival, गलत बात। It carries foreign genes and allow for the selection of transformed bacteria, ये बात सही है। इसका इस्तेमाल किया गया है इस प्रोसेस का, जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ पे। दैट इज थर्ड आंसर इज करेक्ट हियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 45। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलीजेनिक ट्रेट? पॉलीजेनिक जो ट्रेट है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है वो क्या क्या है? अ सिंगल जीन कंट्रोल मल्टीपल फिनोटाइप। अ सिंगल जीन कंट्रोल पॉलीजेनिक मतलब कई जीन मिल करके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, तो ये बात तो हो गई गलत। फिनोटाइप सो ये कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वेरिएशन, तो ये वाली बात सही है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रेट, ये वाली बात भी सही है। जीन्स कंट्रीब्यूटिंग टू द ट्रेट सो कोडोमिनेंस, ये बात गलत है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो कौन कौन से करेक्ट हुए? पहला गलत है और लास्ट वाला गलत है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा है बच्चों? दैट इज सेकंड। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट। एल्डोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये बात सही है। एल्डोस्टेरोन रेगुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ एंजियोटेंसिन, गलत बात है। एल्डोस्टेरोन का वहाँ कोई रोल नहीं होता। एल्डोस्टेरोन इज ए मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये बात सही है। तो पहला वाला सही है बच्चों और थर्ड वाला सही है, तो कौन सा हुआ? ओनली फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं 47। 47 में क्या पूछ रहे हैं? द रोल ऑफ डीएनए लाइगेज, लाइगेज का मतलब जोड़ना, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। लाइगेज के सीधे सीधे ना डेफिनेशन पूछ रखी है। फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स, सही है। 47 के बाद नेक्स्ट वाला जो है 48। 48 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोटॉपिक ड्रग्स। अच्छा, इसमें अगर बच्चों आपको याद हो तो जो हसीस कैनाबिनॉइड है, ये आप इसके रिसेप्टर जो है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं और ये एक हेलुसिनेशन की स्थिति आपके मेंटल कंडीशन में हेलुसिनेशन क्रिएट करता है। तो ये पहला वाला जो है ऑप्शन ये आपका करेक्ट है। ओपियम स्टिमुलेट नर्वस सिस्टम एंड काजेज इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू पेन, नहीं गलत बात है। ओपियम से डिराइव्ड अगर कोई चीज़ आप लेते हो तो पेन रिड्यूस की जाती है।
ढेर सारे जो एनाल्जेसिक हैं, पेन को कम करने वाली चीज़ें, वो ओपियाइड से डिराइव्ड है। मॉर्फिन, मॉर्फिन भी एक ओपियाइड है। लीड्स टू इंसोम्निया, हाइपरटेंशन, डिल्यूजन एंड डिस्टर्ब्ड इमोशंस। नहीं, ये बात गलत है। और बार्बिचुरेट्स काजेज मूड स्विंग, इंक्रीज अलर्टनेस। नहीं, बार्बिचुरेट्स जो होते हैं आप में डिप्रेशन पैदा करते हैं, तो ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 48। 50 देखते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज प्राइमरली काज्ड बाय कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी लीडिंग टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। वेरी गुड। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल ड्यू टू पार्शियल कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। ये दोनों तो तुरंत ही हटा दो क्योंकि उसका लेना देना कोरोनरी आर्टरी से है। इन्फ्लेमेशन मायोकार्डियम, ये भी नहीं है। इन दोनों में आपको करेक्ट करना है। एंजाइना पेक्टोरिस में जो चेस्ट पेन होता है, उसमें जो सिम्टम्स आते हैं आपको चेस्ट पेन के, वो किस वजह से आते हैं, कहाँ की ब्लॉकिंग होती है? तो ब्लॉक तो कोरोनरी आर्टरी ही करती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। अब आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये कंप्लीट ब्लॉकेज होता है या इनकम्प्लीट होता है। तो इसका जो ब्लॉकेज होता है बच्चों, वो होता है इनकम्प्लीट, पूरा नहीं होता। तो इस वजह से जो ब्लड की सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट 49, ये पूछ रहे हैं कि जो ऐसे नोड है कंसिडर्ड द नॉर्मल पेसमेकर ऑफ द हार्ट, क्यों? 50, इट इज लोकेटेड इन द वेंट्रिकल डायरेक्टली कंट्रोल्स द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। नहीं भाई, इस वजह से तो इसको पेसमेकर नहीं कहोगे आप। इट इज द ओनली पार्ट ऑफ द हार्ट दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये भी बात गलत है, जरूरत पड़ जाए तो ये भी नोड भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर सकता है। इट हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये ध्यान देना, हाईएस्ट, सबसे ज्यादा जो एक्शन पोटेंशियल डेवलप कर सकता है वो ऐसे नोड करता है। लास्ट वाला भी देख लीजिए। इट रिसीव्स डायरेक्ट न्यूरल इनपुट फ्रॉम द ब्रेन, बिल्कुल गलत बात, ब्रेन से कोई कनेक्शन नहीं होता है ऐसे नोड का। तो इसका आंसर क्या हुआ? 50 का थर्ड। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं, दैट इज 51। 51 में ईसीजी बच्चों जरूर पढ़ के जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ईसीजी पैटर्न देखें नॉर्मल हार्ट का, तो ये होता है पी वेव, देन QRS एंड T। ये जो पी वेव है ये होती है एट्रिया के डीपोलराइजेशन से, एट्रिया के डीपोलराइजेशन से। ये जो QRS होता है तीनों, ये होती है जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनके डीपोलराइजेशन से, पोलराइजेशन से। और ये जो टी वेव होती है ये होती है वेंट्रिकल के रीपोलराइजेशन से। इतना तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बताया मैंने? ये जो पी वेव है, ये तो पता है ना कि पी वेव, पहली जो छोटी स्मॉल राइज है वो पी वेव होती है। ये क्यों होती है? एट्रिया के डीपोलराइजेशन से। इसके बाद ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स बनता है, क्यू वेव, देन आर वेव, देन एस वेव, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जनरेट होता है वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन से। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो राइज है इसको आप टी वेव कहते हो। तो टी वेव जनरेट होता है वेंट्रिकल के जो डीपोलराइज हुई थी उसके रीपोलराइजेशन से। आइए इसमें आंसर देख लीजिए कौन सा सही है। इसका जो क्या दिखा रहे हैं, ये जो पी वेव किससे है? एट्रियल रीपोलराइजेशन, मतलब ए वाला जो है वो सेकेंड का है। QRS कॉम्प्लेक्स ये कह रहे हैं किससे पैदा हो रहा? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से। और जो टी वेव है वो पैदा हो रही है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से। इसे जी जरूर देख के जाइएगा। तो इसमें आंसर कौन सा है बच्चों? इसका आंसर है ए में है 2, ए में 2, बी में क्या है? थर्ड, बी में थर्ड। एक ही ऐसा है कि जिसमें
बी में थर्ड है, तो इसका आंसर हुआ फोर्थ। 51 इज फोर्थ। नेक्स्ट आइए, पैथोफिजियोलॉजी। ध्यान से वर्ड सुनना। पैथो का मतलब होता है डिजीज्ड, फिजियोलॉजी का मतलब होता है प्रोसेस, कोई लिविंग सिस्टम का प्रोसेस। अगर कहीं पे डिजीज पैदा होती है तो उस ऑर्गन की जो फिजियोलॉजी होती है उसमें अल्ट्रेशन हो जाता है, फिजियोलॉजी का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। तो इस चीज़ की स्टडी को कि बीमारी के बाद जो पैथोलॉजी पैदा हुई, जो बीमारी पैदा हुई, उसका जो स्टडी है चेंज पैटर्न को, उसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो आइए देखते हैं कौन सी सही है। स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन नहीं, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी नहीं, ये भी गलत है। स्टडी ऑफ अल्टर्ड, ये ध्यान देना, बीमारी के बाद जो फिजियोलॉजी में अल्ट्रेशन हुआ, जो बदलाव हुआ, उसकी जब आप फिजियोलॉजी को स्टडी करोगे, अल्टर्ड फिजियोलॉजी को, किसमें, होस्ट में, तब आप उसको कहोगे पैथोफिजियोलॉजी। 52 के बाद है आपका 53, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द पैथोजन काजिंग इट। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, ये ध्यान देना, यहाँ पे पकड़ने लायक बात है, नहीं तो पता लगा तुरंत गलती करो। ये पैथोजन पूछ रहे हैं बच्चों। डेंगू में जो एडीज है वो वेक्टर है, पैथोजन नहीं है। पैथोजन इसका डेंगू वायरस होता है। तो क्या पूछा इन्होंने, विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये पहला वाला ही करेक्टली मैच नहीं है। रिंगवर्म आपको पता है, ट्राइकोफाइटान। निमोनिया, हीमोफिलस, डिफ्थेरिया, कॉर्निया बैक्टीरियम, बिल्कुल सही। आइए 54 की बात करते हैं। 54 में क्या पूछ रहे हैं भैया, सपोज एन एरिया द एनर्जी प्रेजेंट इन टोटल इंसिडेंट सनलाइट फॉलिंग प्राइमरली। बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछा गया, रटा रटाया क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही आपको इसका आंसर करना चाहिए। बायोमास में कितना परसेंट जो है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता है वो यूज होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर के थ्रू, तो इसको आप याद रखिए 2%। नेक्स्ट, रेनिन secreted by the juncta medullary apparatus play a key role in। रेनिन जो सिक्रेट होता है बच्चों जक्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस से, इसका काम क्या होता है, ये लीवर से जो बनता है एंजियोटेंसिनोजन, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। तो देख लीजिए, कन्वर्टिंग एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन 1 इनिशिएटिंग द रॉस सिस्टम, यही सही है, बाकी ऑप्शन पे जाने की जरूरत ही नहीं। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। 56, द बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर इज द सार्कोमियर, बिल्कुल सही बात है, गलत बात नहीं है। स्टेटमेंट 2 में ये क्या करें, सार्कोमियर एक्सटेंड फ्रॉम वन एच जोन टू द नेक्स्ट, ये गलत बात है। आपने पढ़ा होगा कि दो जेड लाइन के बीच, ये मान लीजिए एक जेड लाइन थी, दूसरी ये जेड लाइन थी, दोनों के बीच की जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका सार्कोमियर। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। 57, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कितना हलवा टाइप क्वेश्चन है यार, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर थ्रू द मेडिएशन ऑफ वायरल वेक्टर, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप, ये होता है ट्रांसडक्शन। नेक्स्ट, दैट इज 58, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में बच्चों आपने पढ़ा होगा जो सेंट्रल डॉगमा कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के फ्लो का, वो क्या है, डीएनए से आरएनए और आरएनए से बने आपके प्रोटीन। डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो आपने पढ़ा होगा डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए से अगर आरएनए बन रहा है तो इसको बोलते हो आप ट्रांसक्रिप्शन, और अगर आरएनए से प्रोटीन बन रही है तो इसको आप कहते हो ट्रांसलेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो
रेट्रोवायरसेस होते हैं, उनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो यही आपसे पूछ रहे हैं कि रेट्रोवायरस, रेट्रो का मतलब होता है उल्टा, जो उल्टा काम करे, आरएनए से डीएनए बनना उल्टा काम है। तो क्या हुआ यहाँ पे, ए आरएनए वायरस दैट कैन सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। बिल्कुल सही बात, आरएनए रखने के बावजूद ये डीएनए बना ले रहा। तो 58 का हुआ दूसरा। नाउ 59, ये पूछ रहे हैं कि जो रिकम्बिनेंट वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट हेपेटाइटिस बी किससे बनाई गई थी बच्चों? ये आपको याद हो तो ईस्ट से बनी थी। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछले टेस्ट में। ये क्या रखती है? तो यार पता होगा, आपने रटा होगा, किल्ड हेपेटाइटिस वी वायरस, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट वन इज 60 इज 60 बच्चों, आपको कॉकरोच का स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, घूर घूर के उसके स्ट्रक्चर को देखिएगा। इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा। जो हाइंड विंग्स होते हैं पीछे वाले, वो थोड़ा सा पतले होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं, वो उड़ने में मदद करते हैं। जबकि जो टेगमिना मतलब पहला वाला होता है प्रोथोरेक्स का, उसका जो विंग होता है वो प्रोटेक्टिव होता है, थोड़ा सा वो हार्ड होता है ज़्यादा। नेक्स्ट 61, मैच ईच आइटम इन कॉलम फर्स्ट with one item in column second and select the best match from the codes given. ओके, तो ये आपसे ब्रेन के आपका डिफरेंट जो है उन्होंने एरिया दे रखा है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो इसमें कोई एक पकड़िए आप, मान लीजिए चारों अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आपको एक पता होगा कि जो ऑक्सीपिटल रीजन होता है वहाँ पे आपका विजन का एरिया होता है। ऑक्सीपिटल का मतलब पीछे की तरफ, वो होता है विजन की तरफ। अगर आप पकड़ना चाहें तो शायद यहीं से बात पकड़ा जाएगी। डी में है आर, डी में देखो आर जो है एक ही जगह है ही, डी में आर, तो आंसर हो गया इसका सेकंड। आइए बाकी भी अगर देखना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है 62, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट्स। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो ये है कि नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विथ फेवरेबल ट्रेट्स सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली इन गिवन एनवायरनमेंट। ये बात सही है अकॉर्डिंग टू डार्विन। स्टेटमेंट 2 क्या करें, नेचुरल सिलेक्शन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंटायरली न्यू जीन्स विद इन ए पॉपुलेशन टू अडॉप्ट टू द environmental चेंजेस। तो सेकेंड वाला जो है गलत है, इंटायरली न्यू जीन्स नहीं क्रिएट होते। तो इसमें आप चूज करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट आइए देखते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP is the legal medical procedure in many countries. Which of the following condition is least likely to be accepted reason for performing an MTP during second trimester? ध्यान देना बच्चों, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात हो रही है। MTP करवाना, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवाना, मतलब एबॉर्शन करवाना सामान्य भाषा में, जो ज़्यादा सेफ होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डिफ़िकल्ट होता है। ये आपसे कह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे नॉर्म है, जैसे कंडीशंस हैं जिसमें सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना मेडिकली लीगल है, मतलब एक डॉक्टर कर सकता है। तो पहली चीज़ देखिए, रिस्क टू द लाइफ ऑफ द मदर ड्यू टू द प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन। आगे आप पढ़ेंगे इस बात को डिटेल में कि अगर मदर को प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करने में कोई दिक्कत हो रही है
उसको लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसी कंडीशन में एबॉर्शन या एमटीपी सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी करवाई जा सकती है। दूसरा देखते हैं, डिटेक्शन ऑफ सीवियर जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज इन द फीटस। बच्चे में मान लीजिए कोई खतरनाक वाली जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो पता चल गया, मान लो जैसे बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, तो ऐसी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाया जा सकता है लीगली, तो ये वाला भी सही है। फेल्योर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लीडिंग टू एन अनवांटेड प्रेगनेंसी, लीगली आप ये वाला नहीं करवा सकते। मतलब इसका जो आंसर करेक्ट वाला है बच्चों कौन सा है? थर्ड वाला। प्रेजेंस ऑफ मेडिकल कंडीशन इन द फीटस दैट वुड कॉज इट टू बी सीरियसली हैंडीकैप्ड, तो इसका आंसर जो करेक्ट है वो वाला थर्ड वाला। 64 देखते हैं बच्चों, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल, याद करिए पेंक्रियाज में आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। बीटा सेल्स इंसुलिन निकालती हैं और अल्फा सेल ग्लूकागान निकालता है। और ग्लूकागान क्या करता था बच्चों? जो लीवर होता है वहाँ पे जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज होता है, इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। आइए देख लीजिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस देख लीजिए। तो कौन सी सेल बता रहे हो ना? अल्फा सेल। अल्फा सेल से आपका निकलता है ग्लूकागॉन। नेक्स्ट है आपका 65। 65 में देखते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिकल डिफरेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिटिकल डिफरेंस बिटवीन टीनोफोरा एंड निडेरिया। निडेरियन पोजेस निडोसाइट्स, बड़ी यूनिक सेल है ये निडोसाइट जो निडेरिया में पाई जाती है, व्हाइल टीनोफोर्स डू नॉट। तो सबसे जो क्लियर कट डिफरेंस है दोनों में वो यही वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, द न्यूमोटैक्सिक सेंटर लोकेटेड इन द पॉन्स प्राइमरली फंक्शंस टू। न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में पाया जाता है वो क्या करता है? ये मान लीजिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर है आपका पॉन्स में है और मेडुला में है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये इस सेंटर को मॉडरेट करता है। स्टिमुलेट इंस्पिरेशन बाय एक्टिवेटिंग द डायफ्राम, नहीं डायफ्राम से डायरेक्ट इसका कनेक्शन नहीं होता। रेगुलेट द डेप्थ एंड रेट ऑफ द ब्रीथिंग बाय लिमिटिंग इंस्पिरेशन, ये वाला सही है। डिटेक्ट द चेंज इन द ब्लड ऑक्सीजन, नहीं इसका कोई मतलब नहीं। कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरकॉस्टल, कोई मतलब ही नहीं। सेकेंड इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67। 67 में आइए बच्चों देखते हैं, एम्ब्रायो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमियास फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तो ट्रांसफर जो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं उनके बिहाफ पे डिसाइड किया जाता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसमें अगर 16 सेल, कितने सेल्स पे है ये? 16 पे है। मोर देन 16 पे है तो बच्चों उसको ट्रांसफ़र करते हैं सीधे यूट्रस में, और 16 से मान लो कम है तो फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं। ये बात आपको याद रखनी होगी। तो यहाँ पे चूँकि मोर देन 16 है तो सीधे ट्रांसफ़र करेंगे यूट्रस में। नेक्स्ट है 68। 68 में क्या पूछ रहे हैं? द रिलेशन बिटवीन स्पीसीज रिचनेस एंड एरिया फॉर ए वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा ऑन लॉगरिथम स्केल इज। ये आपका आएगा अगर आप ड्रा करोगे तो स्ट्रेट लाइन, दैट इज सेकेंड। 69 का ये देखते हैं बच्चों, प्रोटोनेफ्रिडिया, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, फाउंड इन द फ्लैट वर्म
प्राइमरली फंक्शन टू, ये ऑस्मोसिस बैलेंस रखता है बॉडी में, और जो वेस्ट होता है एक्सक्रीटरी मटेरियल को बॉडी से बाहर करता है। फ्लेम सेल्स 69 is second. Now next one is 70. Which of the following is a key difference between the cartilaginous fishes and bony fishes? कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश में जो सबसे की डिफरेंस है वो क्या है बच्चों? तो याद रखना कि जो स्विम ब्लैडर होता है ये बोनी फिशेस में होता है, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं पाया जाता। 71. Consider the following statement about cyclostomata. They are ectoparasite, पहला point, on fishes and have a sucking and circular mouth without jaws. ये बात सही है। They possess cartilaginous cranium and vertebral column. ये बात सही है। Their body is divided of paired fin. देखो बच्चों ध्यान से रिकॉल करो भाई। 71 ये बात सही है कि जो बॉडी है उस पे स्केल्स नहीं पाई जाती और पेयर्ड फिन्स भी नहीं। अब ये पूछ रहे हैं कि आप इसमें बताइए कि तीनों में कौन कौन से सही है। तो एक्टोपैरासाइट होता है, उसका मशहूर कैरेक्टर है सकिंग माउथ होता है, जाज नहीं होता है साइक्लोस्टोम्स में। कार्टिलेजिनस क्रेनियम होता है और वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स, स्केल जो मछलियों में पाई जाती हैं वो वहाँ पे नहीं होते। पेयर्ड फिन्स भी नहीं होती, मतलब इसका तीनों सही है, तो आंसर हुआ 4th। पढ़ो भाई इसको। रिस्ट्रिक्शन इन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम रेफर्स टू। देखिए रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी बच्चों वो हुई थी बैक्टीरियोफेज की स्टडी के दौरान। तो इसमें आप उठा करके देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसकी इस प्रॉपर्टी के साथ, रिस्ट्रिक्शन के साथ। प्रिवेंशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज बाय द होस्ट बैक्टीरिया। जो होस्ट बैक्टीरिया है खुद सरवाइव करने के लिए जो डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का उसको कई पीसेस में कट कर देता है ताकि वो फंक्शनल न रह जाए। तो इस प्रोसेस की वजह से इसमें जो नाम ऐड किया गया है रिस्ट्रिक्शन का मतलब रोकना मल्टीप्लिकेशन को। नेक्स्ट 73। कंसिडर द गिवन टू स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है? द प्लेसेंटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द मदर एंड द फीटस। ये बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट सेकेंड, द कोरियोनिक बिलाई फैसिलिटेट द अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन। बिल्कुल सही बात है, मतलब इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट भी करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन मैच करता? स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दैट इज फर्स्ट। नेक्स्ट है 74। A country is experiencing mass exodus of the population due to an ongoing civil war. The growth rate of the population in the present scenario will be primarily to be decided by। ये बच्चों होगा इमिग्रेशन से, दैट इज थर्ड। मतलब बाहर से कितने लोग वहाँ पे एंट्री करेंगे उससे वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिसाइड होगी एंट्री। इस इमिग्रेशन में तो एग्जिट होता, मॉर्टेलिटी में भी एग्जिट ही मानो, लाइफ ख़त्म होती है। तो जो फोर्थ है उसका आंसर हुआ थर्ड। नेक्स्ट आइए 75। ऑल द फॉलोइंग अमीनो एसिड इंक्लूड एरोमेटिक रिंग। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा कौन से ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जिनके पास उनके स्ट्रक्चर में एरोमेटिक रिंग पाई जाती है। तो पूछ रहे हैं एरोमेटिक रिंग एज ए पार्ट ऑफ देयर
स्ट्रक्चर एक्सेप्ट मतलब किस में नहीं पाए जाते, तो ध्यान देना टायरोसिन में मिलते हैं, ट्रिप्टोफैन में मिलते हैं, फेनाइलएलानिन में मिलते हैं। जो आंसर है इसका थ्रियोनिन, इसमें नहीं मिलते। तो आंसर 75 का हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट आइए 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्स डायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ द LH सर्ज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप पता नहीं कितनी बार इसको फेस किया होंगे कि LH का जो पीक आता है, सर्ज आता है ब्लड में मेंस्ट्रुएशन के मिड पे, उस दौरान क्या होता है? ओवुलेशन होता है। दैट इज 76 इज थर्ड। आइए नेक्स्ट देखते हैं 77। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्यूटेनियस रिस्पायरेशन मतलब स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन फ्रॉग में इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। आइए देखते हैं। इट अकर्स थ्रू द मॉइस्ट वेस्कुलर स्किन ऑफ द फ्रॉग, सही है बात। इट इज द प्राइमरी मोड ऑफ रिस्पायरेशन ड्यूरिंग हाइबरनेशन, ये भी बात सही है। फ्रॉग अगर हाइबरनेशन होता है तो मेन जो रिस्पायरेशन होता है स्किन से होता है। द स्किन कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड दैट एड द गैसियस एक्सचेंज, ये भी बात सही है। इट इज एन इफेक्टिव ओनली इन द वाटर एंड नॉट ऑन लैंड, ये बात गलत है। क्यूटेनियस रिस्पायरेशन जो फ्रॉग में होता है वो ऑलवेज होता रहता है, चाहे वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में हो, लैंड पे हो या वाटर में हो। तो इसका जो आंसर है दैट इज फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट एक्ट ऑन टारगेट सेल थ्रू ए सेकेंड मैसेंजर। इसमें बच्चों एक चीज ध्यान रखना, जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन जैसे कुछ मेन याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन, स्टेरोन, और फीमेल में आप देखिए तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, ये सारे स्टेरॉयड हार्मोन। और एक हार्मोन और होता है थायरॉक्सिन। इनको जो किसी सेल या टारगेट पे काम करना होता है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे वर्क नहीं करते हैं, ये सेल के अंदर जो न्यूक्लियस में डीएनए पड़ा होता है सीधे जा करके वहाँ अटैच होकर काम करता है। अब चूंकि ये डायरेक्ट जा करके न्यूक्लियस के अंदर अटैच होकर के काम करते हैं तो इनको सेकेंडरी मैसेंजर, जिसमें आपने पढ़ा होगा साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, इन चीज़ों की इनको कोई नीड नहीं होती। तो ये 3 एग्जाम्पल कम से कम आपको याद होने चाहिए। ये सीधे जीनिक लेवल पे जाकर के वर्क करते हैं और इनको किसी सेकेंडरी मैसेंजर की नीड नहीं होती। 78 के बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट। सेलुलोज डज नॉट गिव अ कलर रिएक्शन विद द आयोडीन, ये बात सही है। असर्शन, सेलुलोज लैक्स द कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर नीडेड टू बाइंड विद आयोडीन मॉलिक्यूल्स, ये बात सही है। सेलुलोज के पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें आयोडीन के मॉलिक्यूल फंस जाएं या रुक जाएं जिसकी वजह से उनमें कलर आ जाए। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन द ए। तो इसका जो आंसर हुआ बच्चों वो फर्स्ट वाला हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज एन इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया, एंटी कैंसर ड्रग्स। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है बिनब्लास्टिन। ध्यान देना, बिनब्लास्टिन ये एक एंटी कैंसरस ड्रग्स है। नेक्स्ट है 81, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स आर करेक्ट। कह रहे हैं कि एंजाइम के बारे में इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ज़्यादातर एंजाइम, एक एक्सेप्शन है राइबोजाइम्स, क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। दूसरा, दे इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए बायोकेमिकल रिएक्शन, ये बात गलत है। एक्टिवेशन एनर्जी को ये बढ़ाते नहीं है बल्कि कम करता है। दे आर यूज्ड अप इन द बायोकेमिकल रिएक्शंस, दे कैटेलाइज, ये बात भी गलत है। एंजाइम्स
रिएक्शन में यूज नहीं होते हैं, ये फिर बाद में फ्री हो जाते हैं काम करने के लिए। तो 81 में कौन सा सही बच्चों? 81 इज सेकेंड। नेक्स्ट आइए देखते हैं 82। विच सेल इन oogenesis undergoes meiosis first and what is the result? oogenesis में अगर आप याद करो तो जो प्राइमरी oogoनियम होती है, इसमें होती है मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने के बाद बनती है सेकेंडरी oocyte। तो पूछ क्या रहे हैं? विच सेल इन oogenesis undergoes meiosis first। अच्छा, तो oogoनियम रिजल्ट इन टू प्राइमरी oocytes नहीं, oogoनियम ये आपका होगा प्राइमरी oocyte रिजल्ट इन वन सेकेंडरी oocytes एंड अ पोलर बॉडी। यहाँ पे दो बनती हैं, एक जो है सेकेंडरी oocyte होता है और साथ में इसके जो है पोलर बॉडी नॉन फंक्शनल बनती है। तो 82 में है बच्चों या पानी पी लें थोड़ी देर के लिए, पास करो, गलत सो। 83 स्टार्ट हुआ बच्चों। 83 क्वेश्चन देखिए। पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इन्वेड्स अ न्यू एरिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल लीड टू द एडाप्टिव रेडिएशन। तो इसका अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे तो जो एरिया विद अ लार्ज नंबर ऑफ हैबिटेट हैविंग वेरी लो फूड सप्लाई गलत, एरिया विद अ सिंगल टाइप ऑफ वैकेंट हैबिटेट गलत, एरिया विद मेनी टाइप्स ऑफ वैकेंट हैबिटेट ये वाला सही है बच्चों, थर्ड वाला। 83 में थर्ड। 84 में द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू shown in the given figure most likely to be of। ये बच्चों कोलेजन फाइबर है या फाइब्रोब्लास्ट है? अगर ये बिल्कुल ऑर्डर में कोलेजन फाइबर अरेंज होते हैं ऐसे 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 बिल्कुल, तो ये होते हैं आपके टेंडन में। लेकिन ये चूंकि ऑर्डर में नहीं अरेंज है, इर्रेगुलर है, रेगुलर नहीं है, तो ये पैटर्न आपका पाया जाता है स्किन में। 84 में सेकेंड। नेक्स्ट है बच्चों 85। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी एंड रेजिडुअल वॉल्यूम्स बिटवीन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी वॉल्यूम। या आइए देखते हैं, जो FRC इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल रेस्पिरेशन, व्हाइल RB इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग आफ्टर द फोर्सफुल एक्सपायरेशन। सही है पहला वाला। पूछ कर रहा है इसमें 85। FRC इज द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड गलत बात, FRC इज द टोटल लंग कैपेसिटी ये भी गलत बात, FRC इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन गलत बात, while RB is the volume of air that can inhale फोर्थ वाला गलत, फर्स्ट वाला सही बच्चों। 86 which of the following factor does not favor the release of oxygen from hemoglobin at the tissue level। टिश्यू लेवल पे बच्चों ये बता रहे हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है HbO2 का होल 4, HbO2 का होल 4, इसका जो डिसोसिएशन हो Hb और रिलीज हो O2, इसको कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं? तो टिश्यू साइड पे बच्चों क्या होता, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन होता PCO2 वो ज़्यादा होता। अगर PCO2 कहीं ज़्यादा होगा तो वहाँ पे कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। कार्बोनिक एसिड अगर ज़्यादा है तो वो टूट करके तुरंत H+ दे देता है, तो टिश्यू साइड पे H+ ज़्यादा होंगे। H+ अगर कहीं पे ज़्यादा है बच्चों तो वहाँ पे जो pH है वो कम होगा। और एक चीज़, टिश्यू साइड पे जो टेम्परेचर होता है बच्चों वो भी ज़्यादा होता है। तो इतनी चीज़ें हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के डिसोसिएशन को, मतलब ऑक्सीजन के रिलीजमेंट को फेवर करती हैं टिश्यू की साइड पे। अब आइए देख लेते हैं।
हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एक मिनट क्या पूछ रहे हैं ये, डज नॉट फेवर, नॉट फेवर, ये पूछ रहे हैं हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये बात तो सही है, ये फेवर करेगा डिसोसिएशन को। लो पीएच, पीएच बच्चों लो होना चाहिए, ये भी फेवर करेगा। हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ये भी फेवर करेगा। हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ये फेवर नहीं करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेवल्ड एज रीजन। वेरी गुड। असर्शन क्या है? इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन लीड टू स्पीसीज लॉस। अच्छा, ह्यूमन अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट is the single greatest threat। हैबिटेट लॉस तो स्पीसीज डिस्टिंक्शन या स्पीसीज लॉस का कारण है, ये बात तो सही है, बट ये जो सिंगल ग्रेटेस्ट थ्रेट टू डाइवर्सिटी ह्यूमन अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट है, ये बात गलत है, सिंगल वाला नहीं है बायोस्फीयर। तो इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो इसमें होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू। 87 में सॉरी इसका असर्शन भी सही है बच्चों, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है आर वाला रीजन वो भी सही है। तो इसमें जो ऑप्शंस होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन जो आर है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आर और ए एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका 87 का जो आंसर होगा वो होगा सेकेंड। नेक्स्ट है 88। 88 में मैच ईच आइटम इन कॉलम फर्स्ट विद वन आइटम इन कॉलम सेकेंड। आइए देखते हैं, ये आपको बोन दे रखी है इन्होंने, आपसे पूछ रहे हैं कि इनको मैच करिए। तो एटलस जो वर्टिब्रा होती है आपकी पहली वाली होती है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, ये हो गया ए में क्यू। एक्सिस वाली जो होती है बच्चों वो होती है सेकेंड, बी में हो गया एस। स्कैपुला जो होती है वो आपकी होती है शोल्डर ब्लेड, एंड क्लेविकल जो होती है वो होती है कॉलर बोन। तो आंसर आइए मैच करा लेते हैं। ए में आपका क्या सही है? क्यू, ए में क्यू। 88 में ए में हो गया क्यू, बी में एस, बी में एस, ए में क्यू, मतलब फोर्थ। और क्लेविकल, क्लेविकल है बच्चों आपकी डी, डी में क्या सही है? आर। वेरी गुड, फोर्थ इज करेक्ट। 88 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 89। कंसीडर द गिवन टू स्टेटमेंट, माइलिन शीथ इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ये बात सही है। रीजन क्या है? माइलिन शीथ की वजह से नर्व में इंसुलेशन होता है और इसकी वजह से साल्टेटरी जो कंडक्शन होता है नोड ऑफ रेनवियर से जंप करना इम्पल्सेस का, वो पॉसिबल होता है। तो इसमें जो असर्शन है ये भी सही है, और जो आर है उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्टली एक्सप्लेन द ए, ये वाला सही है। आइए बच्चों लास्ट देखते हैं। एन एंजाइम टुगेदर विद कोफैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी इज कॉल्ड। आपने पढ़ा होगा कि जो एंजाइम है इनमें अगर आप कोफैक्टर जोड़ें, कोफैक्टर जिसमें आपने पढ़ा होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप और मेटल्स एंड कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स, तो ये पूरा जो एंजाइम प्लस कोफैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है इसको बोलते हैं होलो एंजाइम, होलो एंजाइम।
तो इसका आंसर कौन सा होगा? फोर्थ वन। बहुत सिंपल सा पेपर था बच्चों, और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे रिपीटेड थे, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कोई नया क्वेश्चन इसमें बनाया हुआ नहीं है। तो आई होप कि आप बहुत बढ़िया पेपर किए होंगे। ओके बच्चों, बाय।